हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम। ये 2019 की बुकलेट है, 2019, ठीक है। दिसंबर मंथ का ये पेपर है और बुकलेट जो सीरीज है वो है ई। तो इस प्रश्न पत्र को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैथ और साइंस की बात करेंगे, मैथ एंड साइंस, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैथ और साइंस का सलूशन लेके इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और देखिए, आप 10 साल तक के 10 ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 10 ईयर की बात कर रहा हूँ। 10 ईयर के सारे सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और प्लेलिस्ट पे जाके मैंने सीटीईटी की एक प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख लीजिए। सारे के सारे प्रश्न पत्र वहीं पर मिलेंगे। एग्ज़ाम तक आपको 10 साल के पेपर में प्रोवाइड करा दूँगा। तो देखो यहाँ पर अब ये CDP है। आपसे CDP के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 30 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर जो है वो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, ठीक है। तो लॉरेंस कोयलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, देखो यहाँ पे देखो, अभिविन्यास प्रारूप अवस्था पर दर्शाता है। तो ये क्या है, देखो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में चौथा वाला ऑप्शन देखो, आदान प्रदान परंपरागत, ये चौथा वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमने 4 ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े, चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। जहाँ दिखाई नहीं देगा वहाँ पे हम सॉल्व पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, ठीक है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन CDP का, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। क्या जेंडर विभेदीकरण है, या जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर पहचान है, या जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, या दूसरा ऑप्शन है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तीसरा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या चौथा है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ, ये देखो जो बात कर रहा है दूसरा ऑप्शन, यह जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वाइगोत्स्की से आया है, वाइगोत्स्की से आया है, इसको समझो। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को किसके द्वारा, सहयोग द्वारा, यानी सपोर्ट के माध्यम से, हेल्प के द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो है एक पहाड़ और ढांचा। जब भी मदद की बात होगी, सपोर्ट की बात होगी, ठीक है, वर्तमान स्तर के को सहयोग द्वारा कह रहा है, सहयोग की बात होगी तो सीधे सीधे पहाड़ और ढांचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इसे स्कैफोल्डिंग। क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। ये देखो दिखा रहा हूँ आपको, स्कैफोल्डिंग आपको शब्द मिल जाएगा, ये वाला स्कैफोल्डिंग। जहाँ पे चारों ऑप्शन में स्कैफोल्डिंग आ जाए तो समझ लेना आप डायरेक्टली ये वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, यानी वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है जीन प्याजे। जीन प्याजे से रिलेटेड, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अब देखो परिकल्पित और निगमात्मक तर्क की बात कर रहा है।
देखो संवेदी चालक अवस्था है पहली, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चारों की चारों स्टेज उसने दे दी हैं और एक ऑप्शन सही है, वो आपको पहचानना है। देखो परिकलित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में, तो ये संवेदी चालक में होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में भी नहीं होगा, मूर्त में भी नहीं होगा, ये होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 5वें क्वेश्चन का चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, इसको समझना थोड़ा सा आसान है, कैसे समझो देखो के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक। अब यहाँ पे देखो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक की बात आ गई, तो जहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक की बात आएगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, लेब वाइगोटस्की हो जाएगा, यानी वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से जीन पियाजे आ गए, यानी 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की और 2 क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित आपके 7 क्वेश्चन में अभी तक पूछे जा चुके हैं। देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर देखो चौथा ऑप्शन पे एक बार नज़र डालिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर, तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम की बात नहीं हो रही है। देखो 2 ऑप्शन आपके कट गए, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों, तो ये भी आपका कट गया, क्योंकि केवल मूर्त सामग्रियों की बात कर रहा है तो नेगेटिव फॉर्म में है ये, तो दूसरा ऑप्शन अपने आप ही सही हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तो 7वें क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हार्वर्ड गार्डनर का है, बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। अब देखो यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है इसमें ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। अब यहाँ पे देखो ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ, ये कहीं गणितीय तार्किक की बात कर रहा है, जी नहीं। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तो ये भी नहीं है। संगीतमय तो बिल्कुल नहीं है, संगीतज्ञ बुद्धि हो जाएगी। पैटर्न को खोजने की तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, जब भाई पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की बात कर रहा है, ये संवेदनशीलता की बात कर रहा है, तो इसमें गणितीय तर्क की बुद्धि है, गणितीय तर्क वाला व्यक्ति है ये। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को आप समझो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भाई सामाजिकरण, यानी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता, यहाँ पे अनुवांशिकता है तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो पहला ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण, तो एकमात्र कारण की बात नहीं होगी। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को, तो एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित नहीं करेगा। मानव विकास ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित होगा, ये भी नेगेटिव है। चौथा ऑप्शन देखो आप, अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती हैं। जिस ऑप्शन में अनुवांशिकता और वातावरण पर्यावरण दोनों एक साथ आ जाएं, तो आपका 100% आपका वही वाला ऑप्शन राइट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखो 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। विद्यार्थी के ज्ञान की संरचना की जाती है, तो ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय, तो ये रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, यानी मेमोराइज करना,
रॉन्ग हो गया। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको समझो। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन? जी नहीं। केवल संकलात्मक आकलन? जी नहीं। ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलात्मक आकलन, ये भी नहीं है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, समझो। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? क्या पहल करनी चाहिए? समझो बेटा इसके ऑप्शन को। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा, तो हमें अनदेखा नहीं करना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता, तो हमें प्रतियोगिता भी नहीं करानी। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना, जी नहीं। अगला देखो चौथा ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करना, तो हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा है, इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यताओं और शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव, रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति ये भाव प्रदर्शित नहीं करना है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा के रूप में वर्गीकृत करना, जी नहीं। समावेशी कक्षा की बात कर रहा है तो हमें वर्गीकृत तो करना ही नहीं है। केवल प्रतिभाशाली, अब केवल प्रतिभाशाली की बात आ रही तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी हमारा पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों व अक्षरों को पहचानने में कठिनाई भी महसूस कर रहा है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक है? क्या ये एक स्वालीन विद्यार्थी के हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के हैं, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं? ये तो आपको बताना बहुत आसान हो गया और बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। तो ये अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के क्या है? ये सभी के सभी जो लक्षण है ये ऊपर दिए गए हैं, ये अधिगम अशक्तता वाले बच्चे के हैं। चलो 15 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब आप 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास तथा रटने पर बल देना। तो देखो नेगेटिव आपको देखने को मिला इसमें। विद्यार्थियों के निर्देश के देने के लिए एक तरीके का, तो एक तरीके का प्रयोग नहीं करना, विविध तरीके का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावी विद्यार्थियों से नकल करने दबाव डालना, तो ये भी नेगेटिव फॉर्म में है। अगला देखो, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो ये है बिल्कुल राइट है। तो 16 क्वेश्चन देखिए हमने CTP के देख लिए और 17वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। 17वां क्वेश्चन तो आपको देखते ही देखते आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है देखो,
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्या वो अपसारी चिंतन पर बल देकर या अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, तो ये नेगेटिव है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या फिर विद्यार्थी को जोखिम लेने, चुनौतियों को सामना, तो हतोत्साहित, ये तो नेगेटिव है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, यहाँ पे देखो केवल अपसारी की बात कर रहा है, और यहाँ पे अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर है ये आपका तीसरा वाला है। ठीक है, पहले और तीसरे में तीसरा वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, समझो आप। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? यानी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के हेतु पुरस्कारों का बढ़ावा देना, तो पुरस्कारों का नेगेटिव है। निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान, ये भी गलत है। और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये भी गलत है। विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी चौथे ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नेगेटिव फॉर्म में। क्रियात्मक अनिवार्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, जी नहीं। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, एक ही आयाम में सीमित रहने की बात कर रहा है। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, तो इसमें हम चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यही वाला हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 20। तो समझो आप, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो अब यहाँ पे नहीं है, यानी नेगेटिव वाला आपको पहचानना है। तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव है, ये तो सही है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। संवाद परिचर्चा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सही है। दिए गए ज्ञान को दोहराने, ध्यान केंद्रित करना, चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसके अनुसार राइट है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? यानी शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर। तीसरा है उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। चौथा है गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो देखो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहकर, जी नहीं। पूरी तरह कक्षा के सामने, मतलब पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना नहीं है। और गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, तो ये भी आपका नेगेटिव है। उनसे बात करना है और उनकी अरुचि, यानी जो वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनके कारण आपको यानी कोशिश करनी है, जानना है क्या कारण है कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे। क्वेश्चन नंबर 22। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान या अनुबंधन या दंड या यंत्रवत याद करना? यंत्रवत याद नहीं करना, दंड नहीं देना, अनुबंधन नहीं करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है? विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। क्या आप इन अवधारणाओं को चुनौती देंगे? नेक्स्ट है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। गलत है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। यह भी गलत है। बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये भी नेगेटिव है। पहला वाला बिल्कुल सही है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए।
चलो 23 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये देखिए 24वां क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच प्रकार संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? संज्ञान और संवेग जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं, या द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये आपको पता लगाना है। विद्यार्थियों की अभिरुचि बिल्कुल सही है। ये विद्यार्थी की अगर रुचि ही नहीं होगी और अभिरुचि होगी तो भाई अधिगम प्रभावित होगा। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, तो ये भी आपका जो है वो अधिगम को प्रभावित करेगा। शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, तो ये भी प्रभावित करेंगे। विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी प्रभावित करेगा। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब हम चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन है सामाजिक पारंपरिक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है लगातार अभ्यास व बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध। तो चार के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लगातार अभ्यास बार बार स्मरण करने की बात कर रहा है, पुरस्कार एवं दंड की बात कर रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसे स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है पुरस्कार से। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या अन्य लोगों को खुश करने के कार्य के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो देखो यहाँ पे है भाई, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझो, ये बाल्यावस्था से रिलेटेड है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बी है समकालीन सामाजिक संरचनावादी, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा ऑप्शन है यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, यह बच्चे के शून्य से शुरुआत करते हैं और गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 में देखिए, दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को समझते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधि द्वारा घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे क्या है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30,
अब यहाँ पे देखो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण, बच्चों के सामाजिकरण की क्या है, परिवार हो गई और अपना परिवार, खुद का परिवार और पास पड़ोस, ये क्या है, ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। क्या है, प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो इस प्रकार से देखो इस पेपर में हमने, ये सीटेट का दिसंबर का पेपर है और सीरीज है ई। ठीक है, तो सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं मैथ और साइंस की ओर। तो देखो अगला जो है आपका, ये मैथ और साइंस की बात करेगा। अब देखो एक बात आपको बता दें, आपको मैं इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, क्योंकि सॉल्व अगर करूँगा क्वेश्चन को मैथ के तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत समय अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। यहाँ पे जो अभाज्य युग्म का मतलब है जोड़ा, ठीक है, उसकी संख्या है, तो उसकी संख्या 8 आएगी। चौथा वाला ऑप्शन उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी देखियो ये वाला ऑप्शन सही है, 3 आएगा इसका आंसर निकल के, क्या आएगा, 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 10, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। x के अंकों का योग बताइए। तो x के अंकों का जो योग आएगा वो आएगा 15। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। देखो 34वां क्वेश्चन, संख्या इतने इतने में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार से इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 17, बी वाला सही है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इतने रुपए की राशि है और एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में अंतर बताओ। तो ए सी का अंतर आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 450 निकल के आएगा आपका। 36वां देखो, 36 में टोकरियों वाला क्वेश्चन है, 7:9 का अनुपात है। तो इसमें जो आपका आंसर निकल के आएगा, इसमें आएगा 32। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आ जाएगा ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। 38वां देखो, 38वां है, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। जैसे आपका दिया गया है 20, 22 और 24 सेंटीमीटर, 15, 32, 37 सेंटीमीटर, 11, 60, 61 सेंटीमीटर, 19, 40, 41। कौन सा समूह समकोण त्रिभुज है? कौन सा क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये आपको बताना है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो सीधे सीधे जाएंगे हम थर्ड ऑप्शन की ओर। 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर, थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में इतने इतने के अनुपात है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर बताइए। तो देखो इसमें क्या था, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो। जोड़ना क्या था, देखो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24, ये हो गए 24। ठीक है, अब किसका निकालना था? सबसे छोटे का, तो 3 से निकाल लो। ठीक है, 3 अट्ठे 24, ये काट लो। 8 चौक आपका हो गया 32, आपके 4 बचे, 8 पंजे 40, तो 45 हो गया सबसे छोटा। सबसे छोटा कितना हो गया? 45। ठीक है, अब सबसे बड़े की बात कर लो। देखो सबसे बड़ा कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा रख लो फिर से, ये सबसे छोटा हो गया आपका 45। सबसे बड़ा देखो, यानी 360 बटे 24 गुणे 9। ठीक है, यहाँ पे 9 है सबसे बड़ा अनुपात। तो देखो 24 अब काट लो, 9 से काट लो,
6 से काट लो आप, देखो 6 चौक 24 होते हैं, 6 छंग 36 होते हैं, यानी 60 हो गए ये। ठीक है, अब आप 4 से काट लो, देखो 4 एकम 4 बचे यहाँ पे 2 हो गए 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, 15 चौका 60 होता है। अब 9 की और 15 की इसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 एकम 9 4 13, 135 आया। 135 में आप क्या करना है, आपको 45 आपको हटा लेना है, अंतर आपको मिल जाएगा। देखो 5 में से 5 गए आपका 0, 13 में से 4 गए तो 9 बचा, कितना आया 90 आया। यानी 39 का चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 40 में, किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों में पूर्णांकों में हैं, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है। तो इसका जो होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का तीसरा आएगा आपका आंसर 4800। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो आपका 4.4352 ये आएगा घन मीटर। तीसरा वाला 43 देखिए, 43 का क्या आंसर आएगा, 43 का आएगा दूसरा वाला 28.4 सेंटीमीटर। 44 देखो आप, 44 का आंसर क्या आएगा, 44 की बात करें हम तो चौथा आएगा निकल के 25/9। 45वां क्वेश्चन, 45 की अगर हम बात करें तो इसका आएगा आपका 154 निकल के, बी वाला ऑप्शन 154। 46वां क्वेश्चन देखो, 46वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आएगा x³ + y³ + xy y - x, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला ऑप्शन आपका निकल के आएगा। ठीक है, 47 नंबर, 47 नंबर में देखो क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन परसर पूछा है माध्यक, बहुलक और परसर का माध्य क्या है, तीनों का माध्य पूछा है। तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका आएगा निकल के आपका 33, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखो यहाँ पे 48वां क्वेश्चन कह रहा है एक गणितीय प्रमेय है। तो एक गणितीय प्रमेय क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एक कथन जिसे अभिकृतियों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो पहला वाला तो सही है। ठीक है, एक कथन जो सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, गलत है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं होती, ये भी गलत है। एक कथन जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, तो ये भी गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है, एक गणितीय प्रमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। क्या है, यूक्लिड ने दिया है, पाइथागोरस ने दिया है, डेकार्ट ने दिया है, या ऑयलर ने दिया है, आयलर। तो एक समान वस्तु के बराबर होंगी, यह एक दूसरे के बराबर होंगी, तो यह है यूक्लिड का, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है गणित में अंतःविषय को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है परियोजना यानी प्रोजेक्ट, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप, और सी है आपका वर्णन अभिलेख, और चौथा है आपका है ओलंपियाड। तो 50 का अगर हम इसकी बात करें तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट और क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। तो ए बी यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो 51वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है, कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होगा।
दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होगा। आगमन विधि द्वारा उपपत्ति या प्रत्यक्ष उपपत्ति या प्रतिवाद उपपत्ति या प्रति सकारात्मक उपपत्ति। तो भैया प्रत्यक्ष उपपत्ति है, यानी डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रोत्साहित की बात कर रहा है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, मानस दर्शन, बी है पक्षांतरण, सी है कंटेस्ट करना, चौथा है सामान्यीकरण और ई है अनुमान लगाना। अब देखो यहाँ पे ये मैथ में देखो, मैथ है सब्जेक्ट आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे कंटेस्ट करना। अब देखो यहाँ पे मैथ में क्या बच्चा कंटेस्ट करेगा, मैथ में क्या कंटेस्ट आप कराओगे, क्या सूत्र याद कराओगे। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे सी सी ऑप्शन है ना, उसको तो काट दो। इसमें भी सी है तो बी में नहीं होगा, इसमें भी सी है ये भी आपका नहीं होगा, और चौथे वाले में भी सी है ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, 52 का पहला सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थी में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। ये देखो पहला है 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से। आप देखो इसने बांध दिया, आपको क्वेश्चन बांध दिया 3 विभिन्न तरीकों से, तो ये तो गलत है आपका। समीकरण इतने इतने को निरूपित करने वाली 2 स्थितियों का सूत्रबद्ध, ये भी गलत है, 2 स्थितियों की बात कर रहा है। एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी तथा आयतन इतना परिकलित किया है, उसने कहाँ गलती की है। तो ये भी आपका नहीं होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी 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 है न्यूनतम, ये वाला सही है। यानी विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम कहाँ पे होगी, ये चौथे वाले में होगी। ठीक है, इसमें वैल्यू फिक्स है और सिर्फ आयतन आपको निकालना है। देखो एनसीएफ से आ गया, एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। तो यह मान लिया जाए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। क्या ऐसा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसा है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तकें में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चौथा देख लो, गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। इसलिए देखो 54 का सी वाला सही था। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। मूर्त का मतलब है जिसे देखा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है। जी नहीं। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कोई एक प्रश्न दिया है और एक प्रश्न जब दे दिया बच्चे को, तो उस क्वेश्चन को हल करने के विभिन्न तरीके होने चाहिए, यानी एक से अधिक तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चौथा देखो, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना, तो जी नहीं। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिए, प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र लिखना,
क्या प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र लिखवाओगे आप। दूसरा है प्रारंभ से ही सटीक परिकल्पना को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों, देखो यहाँ पे आ गया, विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, यानी चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखो 57 नंबर प्याजे के अनुसार बच्चों की द्विक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, क्या सही नहीं है। तो देखो जयमती बोध की प्रकृति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही बात है। जयमती बोध की प्रकृति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। बच्चों में दुख स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और आपका चौथा वाला देखो प्रक्षेपित द्विक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका सही है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ये क्या कह रहा है, देखो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जब आप निकालोगे, सोल्यूशन निकालोगे तो 46 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार 59 और 60, इसका 60वां क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का है। ये 59 का देखिए, 59 का जो आंसर निकल के आएगा ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5, और ये सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है इसका राइट आंसर आप निकालोगे तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस वाले को ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इसके लिए इस वाले टुकड़े को सॉल्व आप कर लेना, ठीक है, भाग करके। कैसे देखो भाग करके करोगे, 6 सही 2/3 है, ये भाग में तो आप गुणा में चेंज कर लेना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, आप कर लो इसे 2/5, ये गुणा में चेंज हो जाएगा, काटा पीटी आप कर लेना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आपका ये आएगा -11 सही 1/12, यही आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो मैथ हमने पढ़ लिया, अब देखो यहाँ पे साइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 हम साइंस की चर्चा करेंगे। साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं। तो आपको बता दें जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल वाली साइंस यहाँ नहीं आती। एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन पचाने के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक्य में स्त्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई क्या है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे आप नज़र डालो, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता, तो देखो नेगेटिव फॉर्म में है। देखो दही बनाने में तो होता है बैक्टीरिया का, और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। डबल रोटी बनाने में, तो डबल रोटी बनाने में होता है ईस्ट का यूज। डबल रोटी बनाने में किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। तो हमारा इसमें नहीं वाला पूछा था, तो हम डबल रोटी यानी दूसरे वाले विकल्प के साथ चले जाएंगे। दूसरा वाला यहाँ पे नहीं वाले में नेगेटिव फॉर्म में है, तो यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब देखो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे समझो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखो एक है बनोन्मूलन, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है अपरदन, तीसरा है सतक, चौथा है संरक्षण। अब देखो बनोन्मूलन क्या है, बनोन्मूलन और मरुस्थल अपरदन, ये तीनों आपका एक प्रकार से कनेक्शन है, लेकिन संरक्षण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये अलग है, ठीक है। इन तीनों से क्या है, चौथा वाला ऑप्शन अलग है, इसलिए यही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये भी नेगेटिव फॉर्म में। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है,
तो ये तो सही है, पाचन एक क्या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो देखो प्रकाश जो संश्लेषण है ये भाई रासायनिक संश्लेषण नहीं है, नहीं है ना, नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहा है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, ये तो सही है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये वाला गलत है। क्रिस्टलीकरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, हम चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। देखो, कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही, अवरोही का मतलब होता है घटना, आरोही का मतलब होता है बढ़ना, तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, मृत्तिका, गांध, रेत बालू, बजरी और चट्टान, ये आपका बढ़ते क्रम में है, यानी आरोही क्रम में है। मृत्तिका आएगा सबसे पहले, फिर गांध आएगी, फिर रेत आएगा, फिर बजरी और फिर चट्टान। क्वेश्चन नंबर देखो 66, मछली यानी मत्स्य में क्लोम यानी गिल का कार्य है, तो गिल का क्या कार्य होता है, मछली के अंदर गिल का क्या काम होता है। देखो, जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, यदि संयोजन तार नहीं है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत प्रपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो भी यदि संयोजक तार नहीं है तो आप कागज की पटका जी नहीं, रबड़ की पेटी बिल्कुल नहीं, लकड़ी की छड़ ये भी नहीं, रबड़, लकड़ी, कागज, क्या इस पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत यानी करंट चलेगा, दौड़ेगा, नहीं, इसमें हो जाएगा बिल्लेट, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए आंकिक क्वेश्चन आ गया, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 8 मीटर आएगा। अब देखो यहाँ पे भी आ गया आपका आवर्तकाल। क्वेश्चन कह रहा है कोई लोलक 3 सेकंड में, टाइम कितना है, 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है। तो अगर मैं सही आपको बताऊं तो आपका सही वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इसका आवर्तकाल है वो 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति जो है वो 10 हर्ट्ज आएगी निकल के। कितनी आएगी, 10 हर्ट्ज। सेवन 70वां क्वेश्चन देखो, गलत वाला पूछ रहा है, कह रहा है गलत कथन पहचानिए। तो गलत कथन पहचानना है, पहला है बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जी नहीं, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। दूसरा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। चार के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 71 का देखिए दूसरा वाला ऑप्शन देखो आप, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, इसको समझो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को आपको पहचानना है। तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, देखो, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गलत कथन को पहचानना है, कैरोसिन का कैलोरी मान उसी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होगा। कैरोसिन की बात कर रहा है ये,
ये तो आपका सही है, यानी जो कैरोसिन है, कैरोसिन का कैलोरी मान कैलोरी ऊष्मीयमान जो होता है वो कोयले के कैलोरी के मान से अधिक होगा। दूसरा है कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीयमान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीयमान से अधिक होगा, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होगा, तो ये गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 73 में तीसरा वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। कोई बस अपनी यात्रा की पहली 12 मिनट कितना चलता है, 50 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से चलता है। अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से चलता है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर आप औसत चाल बराबर निकाल लेना। औसत चाल बराबर निकाल लोगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। अवधि में बस कुल कितनी दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय से आपको निकालना है, ठीक है। तो 74 का डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आएगा निकल के 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ पे आप जाओगे तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप पूरे अच्छे से कवर कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। तीसरा है सितार के कर्षित तार की दोलन गति है, या सभी आवर्त गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी आवर्त गतियाँ जो होती हैं वो वर्तुल वृत्ताकार होती हैं, वर्तुल वृत्ताकार होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो देखो ये वाला देखो आप ऑप्शन, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, या प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। चार के चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, इसको हटाओ, बी को हटाओ, तो बी को आपने हटाया, ये वाला भी हट गया और पहला भी हट गया, ठीक है। और देखो तीसरा भी हट गया, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ए सी डी, ए सी और डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? नेगेटिव फॉर्म में इस बात को आपको ध्यान रखना है। विज्ञान सीखने का अंतक विषय है, बिल्कुल सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान हमेशा अस्थायी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञान हमेशा कह रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, तो भाई विज्ञान हमेशा अस्थायी। चलो आगे देखते हैं। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, विज्ञान तत्वों के समुच्चय के समतुल्य है। तो सबसे अगर सटीक आंसर की हम बात करें तो भाई चौथा वाला हो जाएगा इसमें, विज्ञान तत्वों के समुच्चय के समतुल्य है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, यानी विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, या बच्चे के प्रति निष्ठ, या विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, या कक्षा संस्कृति के प्रति निष्ठ। तो इसमें देखो सही हो जाएगा बच्चे के प्रति निष्ठ, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चेक करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है पर्यावरण संबंधी और चौथा है प्रक्रियात्मक। चौथा क्या है? प्रक्रियात्मक। तो चौथा ही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 80।
8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय तोड़ता है। तो करेक्ट आंसर देखो आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए बी सी देखो, ए बी सी तीनों आपके पॉजिटिव हैं, तो ए बी सी में पहला वाला ऑप्शन फंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको नेगेटिव में ही इसका आंसर देना है। देखो, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता मूल्यों का विकास करना, ये भी पॉजिटिव है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, तो ये आपका नेगेटिव है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आप, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना, क्या आप बच्चों को कक्षा में पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहोगे, ऐसा है क्या? तो ये समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? जी नहीं। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और शिक्षक के द्वारा प्रयोग प्रदर्शन, तीसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक शिक्षिका कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी प्रदर्शन। तो देखो प्रदर्शन का क्या होगा, सृजन करना होगा, विश्लेषण होगा, अनुप्रयोग होगा या बोध करना होगा। तो इसमें क्या है, अनुप्रयोग करना होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, विज्ञान में क्या है ना, ये क्वेश्चन नेगेटिव बहुत पूछे गए हैं। 2019 का पेपर है ये, दिसंबर का। समझो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं है। देखो नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। विज्ञान क्लब की स्थापना बिल्कुल पॉजिटिव है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन पॉजिटिव है। विज्ञान का कोना बनाना पॉजिटिव है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये आपका नेगेटिव है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। तो पहला अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण। तो देखो सत्र अंतर परीक्षण हटा दो आप, यानी डी वाला ऑप्शन हटा दो, डी हटाओ, डी हटाओ और डी हटाओ, तो ए बी सी यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 86, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। कौन सा साधन है जो अवलोकन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 86, अवलोकन आधारित जो है वो है वर्णन अभिलेख का है, वर्णन अभिलेख, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए 87 आप पढ़ो क्वेश्चन के लिए, इसमें कॉमन नंबर दिया गया था, ठीक है, कॉमन नंबर सबको मिला था 88। क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए, यानी लंबा मेरुदंड, रीढ़ और बहुत सी मांसपेशियां आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलों में मुड़ा हुआ। तो इनमें से चारों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा ये आपको बताना था। तो ये होगा सर्प। अब देखो 89 नंबर फिर नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन हैं, 4 कथन में से एक सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आपको बताना है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो यही वाला गलत है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, ये सही नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन समझो, यहाँ पे है आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है।
एस्कॉर्बिक एसिड आपको देखो चौथा देखो पहले, चलो पहले ये वाला मिला लो। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है। बी का पहला, तो बी का देखो, बी का पहला आपका इसमें मिल रहा है, तो बी का पहला इसमें मिल रहा है, तीसरे में, तीसरे के अलावा किसी में नहीं मिलता होगा। इसी प्रकार डी है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक डी का देखो थर्ड, नींबू वंश फल में होता है, तो डी का थर्ड भी इसी में मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तीसरा वाला बिल्कुल राइट है। तो हमने हिंदी भी कवर कर ली, अब हम हमने साइंस भी कवर कर ली। अब साइंस के बाद हम चलते हैं हिंदी पर। चलिए अब देखिए आपकी हिंदी को सॉल्व करेंगे, और हिंदी में 51 से 120 नंबर तक प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। जिन्होंने लैंग्वेज जो है प्रथम ली है फर्स्ट हिंदी, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुना है उनके लिए है। तो देखो 51 से 99 तक पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझेंगे। देखो, हम सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़िया, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है इसमें, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती हैं। वातावरण में से वह वनस्पतियों में जाती हैं और वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो देखो, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, तो क्या मिलती है ये आपको बताना है। 91, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा। 92 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या है, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। गलत, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। गलत, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो समान रहे। ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसके अनुसार? पैराग्राफ के अनुसार, और वैसे भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 92, वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण और विग्रह का समास क्या होगा भाई? विग्रह भी बताना है और आपको और समास भी बताना है। तो बात का आवरण, वातावरण का मतलब है बात का आवरण, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्वसन, श्वास और ऑक्सीजन, तो श्वास मतलब क्या है? श्वसन, यानी ये तत्सम है। ऑक्सीजन क्या है? तद्भव है। एक मिनट रुकिए, तो ये हो जाएगा, हाँ, तत्सम आगत, ये वाला तत्सम आगत, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय तक क्रिया विश्लेषण है। क्या है? लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विश्लेषण है। 96, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? गद्यांश का जो है वो मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का जो मुख्य विषय है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है। विनिमय, विनिमय क्या है? लेना देना, लेना देना को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। 97 का सी। 98, हम सांस के साथ क्या करते हैं? हम सांस के साथ क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 98, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 99, देखो, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न होता है, मानव के विपरीत होता है, मानव की तरह होता है, विचित्र प्रकार का होता है। तो भाई मानव की तरह ही होता है, ठीक है। अब देखो अगला जो पैराग्राफ है वो देखो 100 से 105 तक कह रहा है, बह आता दो टूक कलेजे से करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पछताता पद पर आता। अब आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
पेट पीठ दोनों मिलकर इसका एक क्या क्या हो सकता है, इसका एक क्या हो सकता है? तो कुछ भी भोजन ना करना, कुछ भी भोजन ना करना, पेट पीठ दोनों मिलकर कुछ भी भोजन ना करना, ये हो जाएगा। कलेजे के दो टूक करना, कलेजे के दो टूक करना, इसका क्या मतलब है? मन को कष्ट पहुंचाना, मन को कष्ट पहुंचाना। कलेजे के दो टूक करना, मन को क्या करना है? मन को कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भिखारी है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो भिखारी जो है वो भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, भूख मिटाने के लिए क्या करता है? कुछ अन्न चाहता है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, श्रुरेखा है, नासिक है। श्रुरेखा और नासिक ये तो होंगे नहीं, ये क्या है? ये अनुनासिक है। चंद्रबिंदु क्या है? अनुनासिक है। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला भाव कौन सा है? उठने वाला जो भाव है वो कौन सा है? तो वो है करुणा, सी वाला ऑप्शन सही है। वह आता में वह किसका द्योतक है? भिक्षुक का है, किसका है? भिक्षुक का है। अब देखो यहाँ से आपका ये पैडालॉजी है, पैडाकोलॉजी। देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने का उद्देश्य है वो क्या है? देखो भाषा को बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। क्वेश्चन नंबर 107। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो इसका तो आंसर सबको पता होगा, इसका राइट क्या है? पढ़कर समझना। पढ़ने का अर्थ जो होता है पढ़कर समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 109 नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत जो करता है वो किसकी ओर करता है? भाषा की बारीकी की ओर, भाषा की बारीकी। क्वेश्चन नंबर 10। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की यहाँ पे बात करिए इसने, तो आयु अनुरूप साहित्य, आयु अनुरूप साहित्य। 111 नंबर देखो, 111 नंबर क्वेश्चन है इसमें। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में से बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है, यह क्या है? ये पूर्णतः सत्य है। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 112 है। तो 112 नंबर देखिए आप। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या करें? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। सही है। हिंदीतर यानी हिंदीतर साहित्यकारों से परिचित हो सकें, ये भी सही है। सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, यह भी सही है। तो यह सभी यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए, 113। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। जी नहीं। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो भाषा का समृद्ध परिवेश हो। 113 नंबर का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपका है अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन। इन चारों में बेस्ट की बात कर रहा हूँ तो अवलोकन है। 115 नंबर देखो, हिंदी भाषा की पाठचर्या एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप क्या है? उच्च दक्षता प्राप्त करना, सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना।
औसत दक्षता प्राप्त करना या बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बुनियादी। 116 नंबर, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है क्रमिक या एकीकृत, उच्च या निम्न। तो हो जाएगा इसमें एकीकृत। क्या हो जाएगा? एकीकृत। 116 नंबर में दूसरा वाला। अब देखो 117 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो सबसे जो प्रभावी है इनमें आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक। तो ये हो जाएगा आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? तो ये विज्ञान संबंधी शब्दावली है। चलो हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, ये तीसरा वाला इसमें सही है। त्रिभाषा फार्मूला, देखो यहाँ पे त्रिभाषा फार्मूला भारत की विभिन्न चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ये आपको पहचानना है। देखो त्रिभाषा की बात कर रहा है ना ये, त्रिभाषा फार्मूला भारत की, तो भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक अवसर है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 120 नंबर देखिए, 120 नंबर कह रहा है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो ये विचार क्या है? यह पूर्णतः सत्य, पूर्णतः असत्य या पूर्णतः सत्य, आंशिक रूप से सत्य या पूर्णतः निराधार है। तो ये पूर्णतः रूप से सत्य है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रकार से हमने 2019 का जो सीटेट का पेपर हुआ था दिसंबर माह में, कब हुआ था? दिसंबर माह में। ठीक है, 2019 का दिसंबर माह का ये पेपर था, मैथ साइंस का पेपर था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे मेरी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। फिर आप आराम से अपनी रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।